अस्सलाम वालेकुम ज़ैद साहब, खैरियत से हैं? जी आप वालेकुम भी आज सलाम। जो है ना इंसाफ और ना इंसाफ़ी के घर में मौजूद हैं। जी जी। देखें पीटीसीएल के लोगों के लिए किधर क्या हो रहा है। आपसे एक चीज़ ये पता करनी थी कि देखें 2012 SCM 152 और 2016 SCM 1362 जो दोनों जजमेंट मेरी हैं उनमें बड़ी वाज़ेह तौर पर ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ के हक़ में बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे साथी हैं वो जाके इस्लामाबाद से ICA 82 के जैसी जजमेंट ला रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि इस ऐसी जजमेंट्स आने के नतीजे में आइंदा क्या हो सकता है हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट में क्या इसके असरात होंगे और ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ के साथ क्या होना है इसके बाद? हाँ, बहुत शुक्रिया मसूद भट्टी साहब। बात दरअसल ये है कि अब तो 12-13 साल हो गए और आपकी जजमेंट आए हुए 2012 थी और आपका ज़ाहिर है ये ज़ाती काविश के नतीजे में जजमेंट आपने ली थी। शुक्रिया। लेकिन इसका जो समर हम तक पहुंचना था वो हम तक अब तक नहीं पहुंच सका और हमने जो है ये मसूद भट्टी साहब के नाम से जो आपके नाम से जजमेंट थी उसकी बुनियाद पर लोगों ने समझा कि अब हमारा मसला हमेशा के लिए हल हो गया है। गर्चे कि उन जजमेंट्स में वाकई मतलब जो है हमारे तमाम मसाइल का अहाता करके जवाद ख्वाजा साहब ने 2012 CMR 152 बहुत अच्छी ऑथर की थी और इवन ये कि जब वो रिटायर हुए तो उनकी लैंडमार्क जजमेंट में मतलब आपकी ये जजमेंट शामिल है। लेकिन हमारे साथियों ने बजाय मशावरत के बस ये सोचा कि बस ये जजमेंट लेके और उन्होंने अपना ज़ाती इशू बना के और मुख्तलिफ़ कोर्टों में चले गए। नतीजा हुआ कि उसमें पीस मील जजमेंट आती गई और PTCL की पॉलिसी भी यही थी कि पीस मील जजमेंट इतनी इकट्ठी करा दी जाए कि इसको एक कन्फ्लिक्ट इशू बन जाए आगे जाके, और वो अब बन चुका है। मैं ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाऊँगा कि बहुत सी सारी चीज़ों का इल्म है जजमेंट के हवाले से लोगों को, लेकिन अभी जो मौजूदा जजमेंट आई है ICA 82 2020 जो शकील अहमद साहब थे और वर्सेस फेडरेशन, उसमें जो पैराग्राफ 19 में जो चीज़ें मतलब अदालत ने लिख दी हैं तो वो हमारे तमाम पेंशनर्स के लिए, चाहे वो VSS वाले हों या 60 साल पर रिटायर हों या वो कारपोरेशन के मुलाजमीन रहे हों, तो उनके लिए एक मसाइल पैदा हो गया है। और इस मसाइल को पैदा करने के लिए ज़ाहिर है हमारे कुछ लोग जो थे तारिक अज़हर साहब और ये आज़म कुरैशी साहब, इन्होंने कोई 200 300 के ग्रुप्स की शक्ल में ये पिटिशन डाली थी। अब उसको हमें इसका दिफा कैसे करना है इसके बारे में कोई हिकमत अमली मुझे नज़र नहीं आई इन लोगों की तरफ से। हाँ, ये ज़रूर है कि व्हाट्सएप पे वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी या इस टाइप की बातें जो जिसका कोई सर पैर नहीं है इन बातों को करने का। असल में उनको ये चाहिए था कि इस जजमेंट के हवाले से हमें आगाही देते हैं तमाम पेंशनर्स को कि भाई ये मसला पैदा हो गया, इसके लिए हम ये कर रहे हैं, वो तो ये बताते नहीं है। और फिर जब लोगों ने कहा भी अपील नहीं की तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि नहीं, मैंने तो 118 नंबर अपील PTCL के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और 30 नंबर PTET के ख़िलाफ़ दाखिल की। चले आपने डाल दिया, वो अपील डाले हुए आपको 1 साल हो गए, तो लेकिन अर्जेंट एप्लीकेशन लगा के उसमें कोई तारीख़ नहीं ली गई, कुछ नहीं ली गई और PTCL इस टाइम को आगे बढ़ाई जा रही है मुसलसल ताकि आपका केस लगे ही नहीं और फिर 2-4 और जजमेंट्स लेके वो इकट्ठी करके फिर ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। एक ऐसा फैसला आ जाएगा कि जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं हो पाएगी। जैसे अब इससे जो बात आपकी वो ये आपका कहने का मतलब है कि अब जो सारी चीज़ें इकट्ठी करके अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस मौजू पे जो जजमेंट PTCL पॉसिबली ले सकती है और जिसके ICA 82 के बाद आने के बाद लगता है कि अपील्ड अगर हुई तो जो जजमेंट इन फील्ड होगी वो ये नई जजमेंट होगी जिसके नतीजे में पिछली जजमेंट जो है वो अपनी असर खो जाएंगी। ज़ाहिर है ये तो होता है कि जो, लेकिन इस बुनियाद पे जैसे कि PTCL ने हमारे ख़िलाफ़ ये किया था कि जब आपकी जजमेंट आई थी, वो आपकी जजमेंट तो बाद में, उससे पहले इकबाल नासिर की जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने उनके इस हक़ को तस्लीम कर लिया है कि PTCL के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है वो स्टैचुरी नहीं है, वो मास्टर एंड सर्वेंट रूल्स के तहत गवर्न हो रहे हैं। तो उन्होंने वो आप तमाम पिटीशन डिसमिस की और वो अपहेल्ड कर दिया कि, लेकिन आपकी जजमेंट को उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट बनाया क्योंकि आपकी जजमेंट में ये तय हो गया था कि नहीं, इनके रूल स्टैचुरी। उन दोनों कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट को जब लार्जर ब्रांच में गई तो उन्होंने फिर हमारे बारे में एक वाज़ह फैसला दे दिया कि भाई ये चीज़ मतलब जो है यही रहेगी जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत है। तो अब हम हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो सेक्शन 25(2) है
को इस जजमेंट ने बहुत बुरी तरीके से मुतासिर किया है। और जजमेंट में इस पॉइंट पे अदालत को मतलब नहीं कायल किया कि जनाब हमारी सर्विस को डिसएडवांटेज नहीं कर सकता ये एम्प्लॉयर। और ये जो लफ्ज़ वेरिएशन इन्होंने इस्तेमाल किया है, वेरिएशन का मतलब है कि तगय्युर आ रहा है आपके उसमें, आपकी कोई चीज़ तब्दील नहीं हो रही। मतलब अभी थोड़ी देर बाद कुछ थी कुछ हो गई, यानी आप TNT में थे PTC में आ गए, PTC से PTCL में आ गए। तो उन्होंने जो लोग TNT में थे उनके हक़ को तो मान लिया कि ये इनके ऊपर जो है सिविल सर्वेंट एक्ट का इतलाक़ रहेगा और ये गवर्नमेंट पेंशन के हकदार रहेंगे। लेकिन जो लोग TNT में भर्ती हो के PTC में आए और PTC से PTCL में रिटायरमेंट लिए, वो कहते हैं इनकी सर्विस में वेरिएशन आ गई है। तो वेरिएशन तो हमारी यूँ नहीं है कि ये वेरिएशन क्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे तो राइट्स प्रोटेक्ट थे। इस एम्प्लॉयर को या अदलिया को ये हक़ ही नहीं था कि हमारी सर्विस को डिसएडवांटेज इस तरह करके हमें कैटेगरी बांटे। अगर ऐसे ही था तो फिर 152 जजमेंट को आप कहाँ ले जाएंगे। इस सूरत हाल में हमें मतलब जो नई हिकमत अमली बनानी है वो ये है कि आप तमाम जजमेंट को लें और एक साथ उसका सबका गौर मुताला करें और बहुत से जो मुतल्लिका लोग हैं उनको बुला के उस पर बात करें, ना कि ज़ाती और शख्सी लड़ाइयों में ना उलझें। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी का। ये तो आप लोग अपने आप को एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बातें करते हैं, इससे कुछ भी नहीं हासिल होगा। मैं इस चीज़ से तो ज़हीर साहब आपके इत्फाक करता हूँ कि जो हमारे हर एक की कोशिश ये है कि हम एक झंडा लें और चढ़े और दौड़े और एक बड़ा मार्का सर करके ले आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 152 और 1362 के बाद जितने भी लोग अदालतों में गए कोई भी बेहतर जजमेंट नहीं ला सका। ये नहीं है कि हमारा इशू बेहतर नहीं हो सकता। मसला ये है कि जो लोग अदालतों में गए ना, उन्होंने ऐसे वकला का इंतखाब किया या इस तरह केस उन वकला को दिया कि जो मामलात हैं ना उनका सही इदराक नहीं हो सका। जिसकी वजह से आप देखें रिसेंटली उन्होंने कहा जी टेलीफोन ऑपरेटर वर्कमैन है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि टेलीफोन ऑपरेटर वर्कमैन कैसे हो सकते हैं? तो एक बहुत बड़ी तादाद को आपने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। जी आप बिल्कुल कह रहे हैं। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि वकला ने मतलब ये नहीं किया, बात यह है कि जो लोग अदालतों में गए उन्होंने भी अपने फ़हम और उसके मुताबिक मतलब वकीलों को फ़ीडबैक दिए। हमें नहीं पता कि उन्होंने वकीलों को फ़ीडबैक क्या दिए। वकीलों को तो जो उन्होंने जजमेंट तो आपकी ही रखी 152 और 1362 को, उसमें जो कुछ वो अक्स कर सके उन्होंने, लेकिन उसमें ये सब इशू नहीं है जो इसमें इंटर कोर्ट अपील में आ गए हैं। तो ये तो उठाए गए हैं और उसके बारे में ज़ाहिर है हमारे जो लिटिगेंट्स थे उन्होंने अपने वकला को फ़ीडबैक उस हिसाब से नहीं दी। वरना सबसे पहला इसका ये था कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका अपॉइंटमेंट लेटर इनसे मांग लेते हैं। अगर हम वर्कमैन हैं वो नहीं, उसकी कहीं मतलब कोई नहीं लिखा है कि इन्होंने ऐसे बात कही। अच्छा दूसरी बात छोड़ दें, उसमें मतलब कि टेलीफोन ऑपरेटर, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर, टेलेक्स ऑपरेटर, इवन टेलीकॉम टेक्नीशियन, इनका एक रिक्रूटमेंट रूल्स बना हुआ है सर। उस रिक्रूटमेंट रूल्स में लिखा है जो प्रोबेशन पीरियड है वो अंडर द आर्टिकल 6 ऑफ द सिविल सर्वेंट एक्ट जो है ये पूरा करेंगे। अब एक वर्कमैन पे सिविल सर्वेंट एक्ट कैसे इतलाक हो सकता है कि वो प्रोबेशन तो उसने सिविल सर्वेंट एक्ट के देते, अदालत कह रही है कि वर्कमैन हो गए। जैसा अगर इसको मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो ये मुझे लगता है कि नौसरबाजी है। ठीक है, अब इस नौसरबाजी के किरदार कौन है उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो आपको सामने हो जाएगा कि इस नौसरबाजी में किस किस का कितना हल है। और ये देखे जैसे आपने बताया इसमें सिर्फ एक ही किरदार, एक ही अमल नज़र आता है कि नौसरबाजी से सब कुछ किया जा रहा है। तो अब इसका आइंदा के लिए आपके क्या पैगाम है कि किस तरह आगे बढ़े? तो मतलब बात है, लेकिन आप आइंदा के लिए इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें एक कंबाइंड एफर्ट्स करना होगा और इर्रेस्पेक्टिव मतलब जो किसी की ज़ात या किसी उसके हवाले से हट के हमें कानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रख के हमें अपना दिफा करना चाहिए। और ये जो आपने अपील इंटर कोर्ट अपील के अगेंस्ट जो आपने अपील की है उसके कंटेंट्स अभी तक हमें नहीं बताया कि आपने दिफा में क्या मतलब चीज़ें अख्तियार की हैं। यानी उन्होंने अपना अपील नंबर तो दे दिया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि हम पैराग्राफ 19 के तहत हमने ये दिफा लिया है, ताकि लोगों को ये बात बतानी चाहिए। वो बता रहे हैं कि चंदा मैंने इतना लिया था, यूँ पैसे रखे थे, इसने दस्तखत कर दिए थे, ये कर दिए, मेरे फलाने में फसूर, तो ये सब बातें बेकार हैं। मैं बिल्कुल जैसा मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। देखें कि अगर आप अपने पहले सिमत का तयन बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा
कि जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो इसके अगेंस्ट अपील फाइल की गई है ना, वो उसके कंटेंट्स जो है ना तमाम ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ को पता होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि इसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट से क्या निकल सकता है। क्योंकि प्रेयर क्लास जब सुप्रीम कोर्ट अपील में जाते हैं तो उसमें एक ही प्रेयर करते हैं कि सेट असाइड दी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट या ICA, लेकिन असल मसला वो प्रेयर का नहीं है। असल मसला उसमें ग्राउंड किया और आपने अपने फैक्ट्स क्या बयान किया, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मुझे उम्मीद है कि आज़म कुरैशी साहब उसको भी पूरे पाकिस्तान में सबसे शेयर करेंगे, ताकि उसके नतीजे में जो कल बात ख़राब होनी है वो हो सकता है कि आज जब भी वक्त है कि शायद उसमें हम कुछ करेक्शन कर सकें, कुछ डायरेक्शन ले सकें, लेकिन जब फैसला आएगा तो उसके बाद कोई डायरेक्शन का रास्ता नहीं निकलेगा, सब बंद हो जाएगा। तो अब आपका एक आखिरी पैगाम क्या है ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए? कि ये जो आपने अपील में डाला उसका कंटेंट्स मतलब लोगों के सामने लाएं कि हमने इस अपील में जो है सुप्रीम कोर्ट में ये ग्राउंड लिया है, और वो ग्राउंड लोगों को बताएं, उस पर डेलिब्रेशन करें, उस पर बहस करें आपस में, और उससे मतलब नताइज अख्ज़ करके एक जामे हिकमत अमली के तहत आप अपील में अपना दिफा करें। अदरवाइज़ आप PTCL एक बड़ा ताकतवर इदारा है, उनके कनेक्शन है। इवन कि शाहिद अनवर बाजवा साहब जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में यहाँ जज रह के रिटायर हुए हैं, और यही वजह है कि सिंध हाई कोर्ट में वो अपीयर नहीं हो पाते, और यही वजह है कि वो सिंध हाई कोर्ट से आप लोग भी अवॉइड करते हैं, और वो PTCL खुद भी अवॉइड करती है कि यह केस ना पड़े। चलें जज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौजूद पे आगे बात करते रहेंगे और बढ़ाएंगे मामलात को, ठीक है ना? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।